छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। जब इसी वीडियो से जुड़ी हुई जानकारियां मैं सोशल मीडिया के जरिए जुटाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे खुशबू चौहान नाम का एक प्रोफाइल भी मिला जिसमें उनका ये वीडियो डला भी हुआ है। ये खुशबू चौहान का असली प्रोफाइल है या नहीं, इसकी हमारे पास पुष्टि नहीं है। ये भाषण एक डिबेट कंपटीशन में दिया गया था। कंपटीशन में जीत हार होती है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड। आप भी इस वीडियो को सुनकर मान चुके हैं अगर कि खुशबू ने क्या शानदार भाषण दिया और फर्स्ट तो वो आई ही होंगी, तो आप गलत हैं। पहले तो इस भाषण के एक एक शब्द को गौर से सुना जाना चाहिए। उस कोख को नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। ये दोनों ही बातें भयानक हिंसा से भरी हुई हैं और नफरत से भरी हुई है। अफजल कोख से तय होकर नहीं निकलता। अफजल बेशक एक आतंकी था, लेकिन इसमें कोख का क्या कसूर? कांस्टेबल कोख को नहीं पलने देने की बात करती है। कोख तो मां की होती है। लड़ना आतंकवादी से है, ना कि एक मां की कोख से। दूसरा, तिरंगा किसी के सीने में गाड़ना, मतलब ये क्या ही बात हुई? कोई तिरंगा किसी के सीने में कैसे गाड़ सकता है और क्यों गाड़ेगा? ये उग्र राष्ट्रवाद की भाषा है। अव्वल तो ये कि कन्हैया कुमार देशद्रोही साबित नहीं हुए हैं, उन पर आरोप भर लगे हैं जो कि अभी तक किसी कोर्ट में साबित नहीं हुए। तो ऐसे में कन्हैया का जिक्र, उस पर भी सीने पर तिरंगा गाड़ देने की खौफनाक धमकी बहुत डराती है। देश के खिलाफ बोलने वालों से लड़ने के तरीके इस मुल्क के पास बहुत सारे हैं, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए। और यह बात सीआरपीएफ जैसी नामी फोर्स की कांस्टेबल को तो पता होनी ही चाहिए। अब आपकी यह जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिर में यह डिबेट जीता कौन। तो बता दें कि हिंदी वाली डिबेट में सीआईएसएफ के पवन कुमार को फर्स्ट प्राइज मिला, और वो भी मानवाधिकार के पक्ष में बोलने की वजह से। उनकी स्पीच का भी एक हिस्सा
सुन लेते हैं जो उन्होंने खुशबू के एकदम ऑपोजिट दिया। सामना करते हुए हमें मानव अधिकारों का सम्मान करना ही होगा, क्योंकि यह सिर्फ न्याय का ही नहीं अपितु प्रभावशीलता का प्रश्न भी है। सुरक्षा व्यवस्था चाहे कितनी भी बेहतर हो जाए, कभी पर्याप्त नहीं हो सकती। हमें उन निहित परिस्थितियों का सामना करना ही होगा जिसके कारण लोग विषैली सोच का शिकार बनते हैं। महोदय, बात चाहे अमरनाथ यात्रा की हो या वर्ष 2013 केदारनाथ घाटी का वो खौफनाक मंजर जहां हमारे सुरक्षा बलों ने अति दुर्गम क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह ना करते हुए हजारों लोगों को बचाया था, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब इतने दुर्गम क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों में मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, तो आतंकवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर सकते। जब अलगाववादी नेता एक पत्थरबाज को उकसाने में कामयाब हो सकते हैं, तो हम उन्हीं पत्थरबाजों को देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो सकते। जिंदगी में हार और जीत का फैसला इंसान की सोच करती है। जिसने मान लिया वो हार गया, जिसने ठान लिया वो जीत गया। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने साथ बीती घटना की। महोदय, लोकसभा चुनाव 2019 में मैं अपनी टीम के साथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा बनकोट बूथ पर तैनात था और मेरी टीम पत्थरबाजों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। हालात बहुत बेकाबू हो चुके थे। रात्रि 8 बजे का समय था और पत्थरबाज हमारे ऊपर पत्थरों की मूसलाधार बारिश कर रहे थे, और इस स्थिति में भी हमने उनके मानव मूल्यों की रक्षा और अपने कुशल प्रशिक्षण का परिचय देते हुए अपनी टीम को वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन मानवाधिकार को आड़े नहीं आने दिया। आपने हमारे सीआरपीएफ जवानों का वीडियो तो देखा ही है, जो एक रास्ते से गुजरते हैं और स्थानीय जनता द्वारा उन्हें लात, गुस्से और हेलमेट से पिटने का सामना करना पड़ता है। महोदय, प्रशिक्षण की भट्ठी में तपकर इतना लोहा बन चुके होते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करते। पठानकोट, बालाकोट और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जहां हमारे सैन्य बलों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर धूल चटा दी और मानवाधिकार कहीं आड़े नहीं आया। ये डिबेट हुई थी दिल्ली में पिछले महीने यानी सितंबर की 27 तारीख को। विषय था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों की सुरक्षा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिन्हें पहले पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता था, हर जगह से 2-2 स्पीकर्स बुलाए गए थे। पैरामिलिट्री आप समझते होंगे, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब जो मिल करके इनको आजकल अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहते हैं। तो वहां से हर फोर्स से 2-2 स्पीकर्स बुलाए गए थे। 8 जोन के बीच ये डिबेट हुई। खुशबू चौहान का वीडियो इतना वायरल हुआ और उस पर इतनी चर्चा हुई कि खुद सीआरपीएफ को सफाई देनी पड़ी। आज तक की खबर के मुताबिक सीआरपीएफ ने कहा है कि खुशबू चौहान की स्पीच अच्छी थी, लेकिन उसके कुछ हिस्सों से बचा जा सकता था। उन्हें इस बारे में सलाह भी दी गई है। जैसे फर्स्ट प्राइज जीतने वाले पवन कुमार ने मान